नमस्ते दोस्तों। मैं व्योमेश शुक्ल समकालीन जनमत के फेसबुक पेज पर आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी, दरअसल दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। सारी औपचारिकताओं के पार जो भी स्वागत, अभिवादन का जो भी शिल्प आपको पसंद हो, उसी में मेरी भावना का अनुवाद कर लीजिए। आज बहुत अच्छा दिन है। एक बार फिर इस कठिन और दुस्सह समय में हमारे बीच, हमारे पास, हमारे समय के बहुत प्रसिद्ध और प्रसिद्धि की सार्थकता और सफलता की वैसी ही संभावनाओं से भरे हुए गायक कलाकार पंडित भुवनेश कोमकली जी मौजूद हैं। इस सत्र में हम उन्हें अपने बीच पाके बहुत खुश हैं। स्वागत है भाई साहब। नमस्ते। भुवनेश। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए कि आपने इस सत्र के लिए, इस बातचीत के लिए, हमारे मंच के लिए समय निकाला। इसके पहले कि हम लोग ये बातचीत शुरू करें, मैं वो औपचारिकता भी पूरी कर दूं जिसकी दरअसल कोई जरूरत नहीं है। भुवनेश कोमकली से हम सब वाकिफ हैं। हम में से ज्यादातर लोग उनके कामकाज से परिचित हैं, और अब जबकि पूरा शास्त्रीय संगीत डिजिटाइज होके वर्चुअल संसार में उपलब्ध है, हम लोग और भी कायदे से जानने लगे हैं अपने संगीतकारों को, अपने वादकों को, और भी बहुत कुछ। भुवनेश जी कालजयी पंडित कुमार गंधर्व के पौत्र, पंडित मुकुल शिवपुत्र के सुपुत्र हैं। हमारा जो तीर्थ है भानुकुल, उज्जैन में देवास की पहाड़ियों पर बसा हुआ वो घर, जहां पंडित कुमार गंधर्व ने अपने जीवन के लगभग 6 दशक अपनी साधना के प्रायः 60 वर्ष बिताए थे, उसी घर में भुवनेश जी का जन्म हुआ, वहीं उनकी ग्रूमिंग हुई, और अभी भी वो वहीं रहते हैं। कितनी खुशी की बात है, उनका विवाह उसी घर से संभव हुआ। वो पूरा परिवार ही दरअसल भुवनेश जी महानताओं की गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। पंडित कुमार गंधर्व, पिता पंडित मुकुल शिवपुत्र, विदुषी कलापिनी कोमकली और विदुषी वसुंधरा कोमकली जो उनकी बुआ हैं, कुमार जी को तनिक अल्पायु में ही खो देने के बाद भुवनेश जी की शिक्षा पंडित मधुप मुदगल और वसुंधरा कोमकली के सानिध्य में पूरी हुई है। और कुमार जी का जो पूरा काम था 50 के दशक से शुरू होके उनकी मृत्यु तक फैला हुआ, उसको आर्काइव और डिजिटाइज करने का काम भुवनेश जी ने किया है। अपनी साधना, अपने संगीत और अपने अभ्यास, अपनी शिक्षा दीक्षा के बीच में जो बहुत बड़ा काम है, वो दरअसल हम लोगों का काम है जो उन्होंने किया है। इसके लिए हम अलग से उनके शुक्रगुजार। आज जो बातचीत होनी है, इसका शीर्षक प्रथम दृष्टया, पहली नजर में बहुत फ्लैट, बहुत समतल है। शास्त्रीय संगीत में कुमार गंधर्व का महत्व, और देखने में किसी पीएचडी थीसिस जैसा भी लग सकता है किसी को, लेकिन बात उतनी आसान है नहीं। दरअसल गहराई में जाने की जरूरत आ गई है, और हम लोग जो कुमार जी के मुरीद हैं, उनके काम के प्रशंसक,
और समर्थक हैं और किसी थाती की तरह उनको अपने सीने से लगाए रखते हैं, अपने अंतःकरण में उनको धारण करते हैं, उन सब के लिए कुमार जी के कृतित्व पर, उनके काम काज पे फिर से सोचने का वक्त है ये। कुछ दूसरे आयामों में जाने का, साहस करने का वक्त है ये। इसकी और इसके पहले कि ये बातचीत और आगे बढ़े, मैं एक और साधिकार निवेदन करता हूं भुवनेश भाई से कि अगर उनके लिए संभव हो तो कुछ गा के इस संध्या का आरंभ कर दे। कोई ऐसी चीज जो इस बातचीत से जुड़ जाए, उनकी अभिरुचि व्योमेश जी, से हम जुड़ जाए। बैठे बातचीत के लिए और गाने से हम शुरू करेंगे तो जैसे कि आपने कहा, उस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेकर और फिर एक जो कुछ मुझे अभी लगता है गाने के लिए वो मैं गाऊंगा। लेकिन जो आपने बात कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि जैसा आपने कहा कि आज का जो विषय है उसको आज वापस सोचने और उस पर चिंतन करने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। तो यहाँ पे मैं एक बात प्रमुखता से कह दूं कि इस बात पर, इस विषय पर अनेक विद्वान लोग, अनेक बड़े लोग अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी आज, जैसे कि हमने पहले भी बातचीत में इस विषय को लिया था, आज बाबा के जाने के बाद में एक लंबा समय बीत चुका है। एक नई पीढ़ी हम लोगों के बीच में संगीत की विद्यार्थी के रूप में आज उपस्थित है, जिसने उनको देखा नहीं और सुना भी है तो कुछ रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से, या अब ये जो इंटरनेट है उसके माध्यम से सुना है। और जो कुछ भी जाना समझा है वो बहुत सतही तौर पे समझा गया है, ऐसा देखने में आता है कई जगह पर। तो हम मैं लोग मुख्य रूप से मैं उन लोगों को इस बारे में प्रकाश में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ, इसलिए ये विषय के ऊपर मैंने बोलने का मन बनाया। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो पुनर्विचार की, जिनके ऊपर आवश्यकता है कुमार जी के बारे में, ऐसा मेरा मानना है। तो बातचीत हम आगे शुरू करें उसके पहले मैं एक परंपरागत बंदिश से आज की इस शाम की शुरुआत करूंगा। एक परंपरागत बंदिश जो राग कल्याण में है, और अपने उत्तर काल में बाबा ने ये बंदिश कम गाई, बहुत कम गाई। लेकिन पहले के समय में, जैसा कि मैंने सीखने के दौरान आई से इस बारे में मुझे पता चला कि पहले के ज़माने में वो खूब गाते थे बंदिश, और एकदम परंपरागत बंदिश है, दूसरे घराने वाले लोग भी गाते हैं, कई घरानों में गाई जाती है। तो उससे मैं शुरू करता हूँ थोड़ी एक, फिर बातचीत उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। जी। मोरी लाज ये मोरी लाज शरम रखियो।
कोई दिक्कत है लाइव में, और ये दिक्कत भुवनेश भाई की ओर से है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों थोड़ा सा धीरज बनाए रखना है। हाँ हाँ, ये वाह, मोरी लाज शरम रखियो जग में, मोरी लाज शरम रखियो जग में, मोरी लाज शरम रखियो जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी वाह, लाज शरम रखियो जग में, मोरी लाज शरम रखियो जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी लाज शरम रखियो जग में, जग में, मोरी लाज शरम रखियो पैदा किए की लाज तुम्हें को पैदा किए की लाज तुम्हें को तू दाता मैं तेरी चली जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी लाज शरम रखियो जग में, मोरी लाज शरम रखियो पैदा किए की लाज तुम्हें में को तू दाता में तेरी चली जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी लाज शरम रखियो वाह। गायकी जितनी अच्छी थी, निस्संदेह बंदिश के बोल भी उतने ही सम्मोहक थे, और मैं बहुत देर तक परवरदिगार शब्द पे ही रुका रहा। एक बार बोल पढ़ भी दीजिए बस, बंदिश के मोरी बोल। लाज शर्म रखियो जग में, हम्म, मोरी लाज शर्म रखियो जग में जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी लाज शर्म रखियो जग में पैदा किए की लाज तुम्ही हो तू दाता में तेरी चेली, जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी लाज शर्म रखियो जग में। परंपरागत बंदिश। वाह। तो ये इस तरह से भी ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, ये बातचीत जारी है। मैं समकालीन जनमत के फेसबुक पेज पर उपस्थित अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने कुमार जी को कुछ मुहावरों में पहचाना है। एक जो अपने आप में बिल्कुल जायज और सार्थक बात है, उन्हें मूर्ति भंजक, विद्रोही,
परंपरा का अतिक्रमण करने वाला एक कलाकार, कबीर के व्याख्याकार और कई बार आधुनिक कबीर और मालवा के लोक संगीत को अपनी शास्त्रीयता में विन्यस्त करने वाले एक अवागार्द की तरह पहचाना है हम लोगों के कॉमन सेंस ने, हिंदी के कॉमन सेंस ने। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, उस बारे में अभी बातचीत हुई थी हम लोगों की कि ये पर्याप्त नहीं है। और कुमार जी जैसा कलाकार, दरअसल जिसका जीवन ही 67 वर्षों का है और उन 67 वर्षों में एक भयानक व्याधि की वजह से उनके 5 साल चुप रहने में गुजरे हैं। इसी अवधि में उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, वो एक बड़े गायक की तरह तैयार होते हैं। हालांकि वो 10 बरस की छोटी सी उम्र से ही प्रस्तुतियां करते आ रहे हैं। वो HMV का एक वीडियो हम सब लोगों ने देखा होगा जिसमें 10 साल के बच्चे कुमार गंधर्व पलुस्कर जी के शिष्य पर्दा हटता है और कुछ गा के हमें सुनाते हैं। भाई साहब, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके बारे में अभी आप बोल रहे हैं, ये बात मुझे हमेशा लगी है कि बाबा अपनी उम्र के 10वें वर्ष से गाने लगे, 7वें वर्ष से गाने लगे, और 10वें वर्ष की उम्र में उनके जलसे होते थे। जब वो गुजरे तब 67 थे। मैं उसका केवल एक, जब उम्र का और टाइम पीरियड का जब एक हिसाब जोड़ता हूँ तो मुझे उनकी बीमारी का कालखंड, उनकी जो प्रोफेसर BR देवधर जी के छत्र छाया में जो कुछ शिक्षण उनका हुआ, वो एक कालखंड, ये सब जब हिसाब लगाता हूँ तब मुझे ये बात बहुत दिखती है कि 45 वर्ष उनकी पूरी तरह वर्किंग रहे, पूरे 45 वर्ष। जिस 45 वर्ष के अंदर उन्होंने सब कुछ ये करके दिया है। यदि हम ठीक से ईयर वाइज भी उसका आकलन करें तो हम 45 वर्ष हमको मिलते हैं कि जो 45 वर्ष उनके पूरी तरह सक्रिय थे। उन 45 वर्षों में इन्होंने ये सब काम किया है। आज उनके देहावसान को लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं। आज उसके बाद भी इतने कौतूहल से हम उनके किए गए काम का आकलन करते हैं, उसके ऊपर अभ्यास करते हैं कई लोग। तो वो दैहिक रूप से आज हमारे बीच नहीं, लेकिन विचारों के रूप में आज भी वो विद्यमान है हमारे बीच में। और उन्होंने जो एक छोटे से पीरियड में इतना बड़ा काम किया हुआ है, मैं समझता हूँ उनकी वैचारिक जो शक्ति थी वो बहुत तगड़ी थी। उसके ऊपर काम करना, उसकी तह तक पहुंचने की उनकी जो एक ताकत थी वो अद्भुत थी। उस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने काम किस तरह किया, वो किस तरह से उस चीज को लेके गंभीरता से उसका अभ्यास किए हैं, उस बात को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। और ये उनकी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि राग संगीत के ऊपर जो उनका एक काम जो है, उसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो हमेशा अपनी बातचीत में, हमेशा अपने इंटरव्यूज में, अपने कहने में राग संगीत इस शब्द का उपयोग सर्वाधिक करते थे। राग संगीत ना, राग संगीत। वो हमेशा इस बात को स्पेसिफाई करते थे कि मैं संगीत मतलब राग संगीत के बारे में बात कर रहा हूं, राग संगीत के बारे में बात कर रहा हूं, ये हमेशा वो स्पेसिफाई करते थे। तो राग संगीत ये जो विषय है उनका, उसके ऊपर बहुत गहराई से उन्होंने अभ्यास, बहुत सीमित समय के अंदर उन्होंने अभ्यास किया हुआ है। और ये जो उनका कालखंड जो बीमारी का रहा, जिसके अंदर 5 वर्ष वो पूरी तरह मौन रहे, उस कालखंड का एक सबसे बड़ा योगदान है। उस कालखंड में उन्होंने जितना गहराई से उस चीज का अभ्यास किया, वो पहले का पूरा अभ्यास क्रम उनका 5 वर्षों में हुआ, ऐसा मेरा एक मानना है। क्योंकि उसके पहले का संगीत अलग था, उसके बाद का संगीत अलग हुआ। और ये सत्य भी है, ये सत्य भी है कि उन्होंने उस 5 वर्ष में बहुत काव्यात्मक गाने का अभ्यास मौन करके करना।
जब हम ताई आई के पास में बैठ के सीख रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बहुत बार हमको बोल के बताया कि पहले उनका गाना जो अलग था वो उन्होंने सुना हुआ था, उन्होंने वो गाना अच्छा। सुना हुआ था। हाँ, उन्होंने वो गाना सुना हुआ। हाँ। तो उनका कहना था कि वो गाना बहुत विलक्षण था, बहुत विलक्षण था। बीमारी के पहले वाला गाना। पहले बहुत विलक्षण था। और कई लोग जो उस गाने को सुने हुए थे, उन लोगों ने उसके बाद में, उनकी बीमारी के बाद का भी गाना सुना। ताई के माध्यम से जो हमको जानने को मिला कि उस गाने की विलक्षण शक्ति ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि बस अब बिजली कौंध रही है। वो हमेशा बोलती थी, उनकी एक महफिल की याद करते हुए हमेशा जिक्र करती थी कि वो सुनते वक्त ऐसा लगता था कि इनकी अब छाती फट जाएगी, ये दीवार गिर जाएगी। इस ताकत के साथ वो गाते थे। तो वो विलक्षण था। लेकिन उसके बाद में उनका जो गाना बदला, या उनका जो नव विचार उस गाने में आया, उन्होंने अपनी क्षमता का पूरा गहरा आकलन करते हुए अपने गाने में उन चीज़ों को समाहित किया और अपने गाने को आगे बढ़ाया, तब विचार पूरी तरह बदल चुके थे। तो वो एक जो वैचारिक उनका जी रूपांतरण होता है 5 वर्ष की उस मौन साधना में, और एक बिल्कुल नए कलाकार व्यक्तित्व से दुनिया का साक्षात्कार होता है। इतिहास गवाह है कि उसके बाद ही एक मिथक की तरह वो स्टैब्लिश होते हैं, उनका काम पूरी दुनिया के सामने आता है। सन 47 से 52 की चुप रहने की अवधि, और 52 के बाद से मृत्यु तक चलने वाली ये बिल्कुल कीर्ति। बिल्कुल। और उसी समय में सब कुछ, ये मालवा के संगीत पर काम, उसी समय में निर्गुणी सुरों के ऊपर काम, ये सब पूरा जो काम हुआ है, ये उस मौन समय में उनका हुआ है। उस समय को वो गा नहीं रहे थे, लेकिन मौन रह के उन्होंने खूब गाया। इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मौन रह के उन्होंने खूब गाया। और वाकई भुवनेश भाई, आज हम लोग बात करने बैठे हैं तो सही अर्थों में निर्गुण को आजाद भारत में, जो निर्गुण वचन को, भक्ति काल के की निर्गुण कविता को इतना स्मरणीय बनाने का जो महान उद्यम था, वो पंडित जी के ही बस के बात थी, कुमार जी की ही किए का काम था। लेकिन हम लोग फिर उसी नुक्ते पर लौटे कि उनकी पहचान और प्रतिष्ठा की यही संज्ञाएं आज उनके व्यापक अवदान पर बात करने में कहीं अवरोध न बन जाए। और जो उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू हैं उनके कामकाज के, जैसे नए लोग, जब वो भोपाली में, आज आपसे ही बातचीत से मुझे पता लगा कि वो उनकी रिकॉर्डिंग भोपाली की इसलिए सुनते हैं कि अब निषाद लगने वाला है, कि वो एक प्रयोग था एक समय का, उसको रूढ़ी की तरह पहचानते हैं। नहीं, देखिए क्या है, आग्रह इस बात का मेरा है कि केवल वही उनका काम है ऐसा ना समझा जाए। हाँ, उन्होंने राग संगीत पर जो काम किया, फिर उनके शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बोलते वक्त जो कुछ भी उक्तियां भी बोलूंगा तो वो उनके शब्द आप तक पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने राग संगीत पर जो काम किया है, उन्हें राग का जो विचार किया है, अनेक रागों को, उनका एक वाक्य था कि राग को एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। हम हाथी को सामने से देखेंगे वो अलग दिखेगा, हम हाथी को पीछे से देखेंगे वो अलग दिखेगा, लेकिन रहेगा वो हाथी। हम उसको ऊपर से भी देखेंगे यदि, तो रहेगा हाथी। उनका राग को देखने का जो नजरिया था, वो इस प्रकार से वो रागों को देखते थे, अलग अलग एंगल से। रागों को अलग अलग एंगल से देखा जाना चाहिए, इस बात का उन्होंने बहुत आग्रह रखा। उन्होंने रागों की, एक राग की पूरी पूरी महफिलें करी उन्होंने। अरे वाह। जैसे एक महफिल में मान लीजिए किसी ने एक फला राग से शुरुआत करी, उसके बाद में एक आधा घंटा 1 घंटा होने के बाद में वो दूसरा राग लेता है, फिर तीसरा राग लेता है,
फिर कुछ भजन ठुमरी आदि इत्यादि ऐसी कुछ महफिल की संरचना होती है, वैसी उनकी भी आमतौर पे होती थी। लेकिन उन्होंने राग दर्शन के जो कार्यक्रम किए, उन्होंने एक राग पूरा पूरा 3-3 घंटा गाया है, और वो 3-3 घंटा वही वही नहीं गाते रहे। अभी जैसे मैंने कल्याण की बंदिश से शुरू किया, तो कल्याण राग ये केवल एक ही इसी बंदिश में है ऐसा नहीं है। अलग अलग बंदिशों के माध्यम से कल्याण राग की अलग अलग व्याख्याएं हैं, जो उन्होंने फोकस की, जो उन्होंने ध्यान में लाके दी कि इसकी व्याख्या अलग है, उसकी व्याख्या अलग है। तो एक राग में अलग अलग बंदिशों को लेकर अलग अलग जो उस राग का पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है, उसके दर्शन उन्होंने पूरे एक महफिल में करा है। कल्याण का कराया, उन्होंने गौड़ मल्हार का कराया, यहाँ तक कि गौड़ मल्हार में तो उन्होंने अपनी प्रस्तावना में कहा भी कि ऐसा गौड़ मल्हार जो बहुत कम गाया गया, या ऐसा गौड़ मल्हार जो छुपा रहा, मैं वो गौड़ मल्हार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये गौड़ मल्हार का उन्होंने उत्खनन किया। भुवनेश भाई, क्या ये अभी मुनासिब है कि आप थोड़ा सा करके दिखा दें हम लोगों को वो चीज? मैं करके दिखाना मतलब मैं आपको जैसे एक बंदिश सुनाई, वैसे एक दूसरे क्या कहना चाहिए, दूसरी फोकस की एक बंदिश आपको सुना भर सकता हूँ, लेकिन वो अधिकार की बात होती है कि उस चीज को पूरा साबित करके दिखाना, जो उनका अधिकार था। और अधिकार उस चीज के ऊपर क्या होना चाहिए, ये भी उन्होंने समझा है कि अधिकार क्या होता है, प्रभुत्व क्या होता है। केवल 10-12 एक राग में बंदी से याद हो जाना मतलब हमको वो राग सब तरफ से नजर आने लग गया, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। आज तो वही मैं जानना चाहता था। आज उनके कारण गुरुओं के माध्यम से जो अलग अलग एक राग में बंदिशें मुझे प्राप्त हुई, वो मुझे याद है, लेकिन मुझे उस राग का सर्वांगीण दर्शन हो ही गया ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक बहुत लंबा अभ्यास का विषय है। हाँ, अभ्यास का भी और मनन चिंतन का विषय है। अभी आपको 3 बंदिशें सुना दूंगा, तो उससे वो राग की जो उनकी व्याख्या थी कि राग की संकल्पना कैसी अलग अलग बदलती जाती है, उसे मैं सिद्ध कर ही पाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी न भी हो तो भी और उसे सिद्ध ना भी कर पाऊं, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ हद तक तो मैं बता ही दूंगा कि ये एक अलग बात है जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही जानने की गरज से हम लोग आपको निवेदन कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पे मोरी लाज शर्म रखियो जग में जो तू पाक दात परवर दिगार, मोरी लाज शर्म रखियो। ये आपको मैंने अभी पहले जैसे बताया। अब यही परंपरागत बंदिश में दूसरी बात, सांझ भये उदित भये जब नभ के तारे, सांझ भये उदित भये जब नभ के तारे, गिनत गिनत पत्थर गए नैनवा हमारे, सांझ भये उदित भये मनवा तुर दिवस रात, बाट जोवत जुगसी जात, कौन कहे कब आवे पीतम जू प्यारे, सांझ भये उदित भये। ये एकदम अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कराया, ये सब दर्शन उन्होंने कराया। बनू रे ये बनये ल्यो ओंगी ये बाज
सुहागन क्या बात की है, वाह, रातन वेला बर पाया बनू रे क्या बात है, ये बनैया। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये उन्होंने समझा है। खड़े होने के तरीके से भी पता लग जा रहा है, बिल्कुल, हाँ, मतलब इस दृष्टि से उन्होंने रागों क्या का बात, रागों की विविधता, रागों में बंदिशों की जो विविधता है उसका दर्शन करा है। ये राग संगीत पे उनका कितना बड़ा काम है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक राग के भीतर सिर्फ बंदिश बदल देने से राग के भीतर का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। मुझे संगीत की पारिभाषिक शब्दावली का सही इस्तेमाल करने से, मतलब मुझे पता नहीं है, तो मैं उससे बच रहा हूँ भुवनेश भाई। हम्म लेकिन ये मौसम के बदलने का एहसास एक राग के भीतर वो हुआ हमें भी। हम्म बिल्कुल हुआ। मध्य लय में भी इनको ऐसे ही अलग अलग पहचाना जा सकता है भुवनेश भाई, अभी मैंने या आपको जो दो बंदिशें सुनाई वो मध्य लय की ही थी। एक अंतिम जो सुना है वो एक परंपरागत ख्याल है। उनका ये एक जो मानना इस बारे में है कि रागों के विविध स्वरूप हैं, उनको देख समझकर उनका कलात्मक आविष्कार करना ही कला है। ये उनका स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका कलात्मक आविष्कार करना बंदिशों का, उनको देख समझकर उनका कलात्मक आविष्कार करना कला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो खोजने की चीज है हर समय। हाँ, किसी वस्तु की तरह राग भी अलग अलग स्थान पर अलग दिखते हैं। वाह, अलग अलग स्थान पर अलग दिखते हैं, ये बहुत मायने की बात बोली। मेरा आग्रह बहुत मायने। ये है कि उन्होंने राग संगीत पर जो काम किया उसको जरा समझा जाए। जो ये माना, जैसे अभी भूप का भी आपने जिक्र किया, एक धारणा है कि अरे वो भोपाली में निषाद लगा के गाते थे, भोपाली में मध्यम लगाते थे, और वो एक संस्मरण जो कि वो बाहर खड़ा तो था, ऐसा मैंने उसे भीतर बुला लिया। वो केवल यहाँ तक बात को सुन के और छोड़ देने की बात नहीं है। उन्होंने भोपाली को क्या समझा होगा, इस बात को हमें देखने की जरूरत है। उन्होंने भोपाली को उस दृष्टि से देखा कि राजा का दरबार लगा हुआ है। ये उनके सामने चीज दृष्टि में आना, ये एक बात को समझना जरूरी है कि राजा का दरबार है, उसके अंदर मध्यम जा रहा था तो मैंने ले लिया। ये केवल बोलने की जो बात है ना, सुनने बोलने में बड़ी अच्छी लग रही, लेकिन उनको क्या दृष्टि आई होगी उस समय, और उसके पहले उन्होंने भूप कितना गाया होगा, कितना समझा होगा उस भूप को। और एक बात कि उसके बाद भी उन्होंने भूप गाया, लेकिन हर बार कोई मध्यम निषाद लगाते हुए नहीं गाया। कुमार जी जो भूप गाते थे उसके अंदर मध्यम निषाद लगाते थे, ये सोच के हर बार उनकी भूप को नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुना जाना चाहिए, नहीं सुना जाना उन्होंने चाहिए। अपनी संकल्पना जो उनकी है वो चैती भूप में रखी है। जो चैती भूप की उन्होंने बंदिश बनाई उसके अंदर वो संकल्पना रखी है, लेकिन भूप पहले जब तक नहीं आता तब तक उनके भूप में उन्होंने मध्यम को क्या लगाया, निषाद को क्या लगाया और कैसे उसको बरता, ये समझ में नहीं आ सकता। इस बात का मेरा आग्रह है कि उस बात को समझा जाना चाहिए। अब मन में फिर वही जिज्ञासा है मेरे कि आप भूप भी करके दिखा दें हमको। वो वाला भूप जिसमें मध्यम निषाद लगते हैं, जो कुमार जी का खास हासिल है और वो परंपरा से जो उन्हें मिला है। ऐसे हम बातचीत कम और गाना बजाना ज्यादा करते रहेंगे। हालांकि यहाँ आने के पहले जैसा कि आपको भी मालूम है, मुझे बोलने की आदत बड़ी कम है। और यहाँ आने के पहले मैं चिंतित भी था, चूंकि समकालीन जनमत का मंच है और बड़े वक्ता लोग यहाँ आते हैं बोलने,
तो मुझे बहुत हिचक थी आने के पहले। हम्म, तो ये मेरे लिए तो एक तरह से अच्छा है कि मैं गाता रहूं, मुझे बोलना कम पड़ेगा, लेकिन फिर अपनी बात नहीं हो पाएगी, ये भी एक बात। हाँ, भूप में जो उनकी संकल्पना थी चेती भूप की, मोरी का मोरा है रे, मोरी का मोरा है रे, गमकिला है मनु बोरा रे, मोरी का ओहो, मोरा है रे, गमकिला है मनु बोरा रे, मोरी का बोरा चेता बोरा हे रे हो, बोरा चेता बोरा हे रे हो, हे भूता पतिया पे मन बोरा रे, मोरी का क्या बात है। मोरा है रे, गमकिला है मनु बोरा रे, मोरी का मोरा है। इस तरह से उन्होंने अपनी संकल्पना को रखा है उसमें। व्योमेश जी, एक बात यहाँ पर जरूरी मुझे लगता है कहना, बिल्कुल भाई। बाबा ने अपनी जो बंदिशें बनाई, हम्म, जैसे आपको जानकारी है, कई लोगों को जानकारी है कि उन्होंने विविध विषयों को उसके अंदर अपनी बंदिशों के माध्यम से विविध विषयों को उन्होंने उसमें रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय ये था कि जब वो संगीत के ऊपर बोलते नहीं थे। एक समय ये था कि जब वो संगीत पे बोलते नहीं, उस समय उन्होंने अपने सांगीतिक विचारों को, उनके जो विचार हैं वो उनको कहीं तो रखने थे, तो उन्होंने अपने सांगीतिक विचारों को बंदिशों के माध्यम से लिख के रख दिया। वाह। हाँ, और उसको लिख के रखने के पीछे उनका ये उद्देश्य था कि जब कभी किसी को इन बंदिशों को देखकर इच्छा होगी, चेष्टा होगी जानने की, वो इसके अर्थ की गहराई तक पहुंचेगा। ऐसे उन्होंने मिसाल के तौर पे दरस बिना नीरस सब लागे, दर्शन के बिना सब नीरस लगता है। बिना नीरस सब लागे, इस तरह की बंदिशें उन्होंने, ध्यान अब दीजो गुनीजन, इस तरह की बंदिशें उन्होंने बना के और रख दी। लेकिन एक समय ऐसा आया, परंपरागत रागो, परंपरागत रागो, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब अपने विचार उनको बोलने की आवश्यकता होने लगी। आवश्यकता बोलने की बजाय ये मुझे ठीक लगता है कहना कि अब बोलना ही चाहिए मुझे, ऐसा जब हो गया उनको, इस विषय पर भी उन्होंने एक बंदिश बनाई कि अब बोलना चाहिए, अब मैं बोलने वाला हूँ। वाह, अब मैं चुप कितनी नहीं रहूंगा, गहरी तैयारी थी बोलने से पहले। चुप नहीं रहूंगा, अब मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ हमारे देवास के पास में एक जगह है, छोटा सा गांव है, उसका नाम है अमोना। इंदौर और देवास के बीच में वो अमोना नाम का गांव पड़ता है। तो आते जाते उनको वो अमोना ये लिखा हुआ दिखता था, उनको शब्द बहुत अच्छा लगा, अमोना, अमोना, अमोना। तो वो अमोना ऐसे उनको मिला और वहां से वो बंदिश बनी। वाह। उन्होंने उस बंदिश का सीधा ये मायना है कि अब मैं बोलने वाला हूँ, बस। वाह, तब सुना दीजिए उसको। मुझे जो सुर के रंग अब दिखने लगे हैं वो मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझ लो, अब मैं बोलने वाला। अमोना रे, ये दुर्गा में उन्होंने बनाई बंदिश। अमोना रे,
ए अब रे वामुना रे ए अब रे वामुना रे ए अब रे बन गया मैं का कहूँ रे वामुना रे ए अब रे वामुना रे ये अब रे बन गया मैं का कहूँ रे वामुना रे सूरन के रंग सो सूरन के रंग सो समझ लो रे मैं का कहूँ रे वामुना रे समझ लो रे मैं का कहूँ रे सुरन के रंग सो समझ लो रे मैं का कहूँ रे अमोना रे अब रे। इस तरह से उन्होंने जो बंदिश में अपने विचार व्यक्त करके रखे हुए हैं वो भी एक समझने का विषय है। उनका अपने संगीत के बारे में, अपने बारे में, उनकी जो एक संगीत को लेके उनकी भी एक जो पीड़ा रही होगी, व्यथा रही होगी, वो तक उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। आपको इस तरह की बंदिश भी उनके पुस्तक में मिलेगी कि सूझत नाही गान बिन मम कछु। अरे वाह, विचारों की क्या भीड़ होगी उनके पास कि उनको सूझत नाही गान बिन मम कछु, इस तरह की बंदिश भी मिलती है। लेकिन सेम टाइम उनकी एक ये भी बंदिश मिलती है कि अनत जानू न जानू पर भेद सो कछु जान। सो परवीन अनत जानू न जानू पर भेद सो कछु जानू सो परवीन न। अच्छा, मैं अनंत जानता हूँ, मैं अनंत भेद जानता भले न जानूं, मैं अनंत जानता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानता। अनंत जानू न जानू पर भेद सो कछु जानू, लेकिन मुझे रहस्य कुछ कुछ मालूम है। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि सो परवीन नहीं, उसमें प्रावीण्य अभी प्रभुत्व जो है हासिल होना बचा है। ये वो कहते हैं अपने बारे में, अपने गाने के बारे में, संगीत के बारे में, ये उनका विचार। आगे कहते हैं कि भेटा न ज्ञानी सकल देखा न ज्ञानी। ज्ञानी मिला नहीं, भेटा न ज्ञानी सकल देखा न ज्ञानी। अभी तक कोई ऐसा ज्ञानी मिला नहीं जो पूर्ण हो, संपूर्ण ज्ञान। निकस पर आए कब से ढूंढन सो। मैं कब से निकला हूँ, कब से निकला हूँ ढूंढने के लिए। निकस पर आए कब से ढूंढन सो परवीन नहीं। अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं पूर्णतः प्रवीण। लेकिन मैं अनंत जानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ जानना बचा। जब उनके जैसा इतना गहरा पहुंचा हुआ व्यक्ति ये बात कर सकता है, तो अभी तो मुझे लगता है कि हमने शुरू किया है उनको समझना, परंपरा का समझना। ये तो अनंत सफर है। भुवनेश भाई, जैसे बंदिशें कुमार जी ने लिखी और बंदिशों के बहाने से संगीत का विमर्श किया, वैसे ही वो जोड़ राग वाला मामला है जो उन्होंने बहुत से रागों की भी रचना की और बहुत से पारंपरिक दो रागों को आपस में जोड़ के एक नया राग सृजित कर दिया, दो या दो से ज्यादा। एक इनमें से एक धन वसंती हम लोगों ने कलापिनी मैम से बनारस सुना था। तो इसको लेके एक बार आपसे भोपाल में भी बातचीत हुई थी, तो आपने एक बहुत मूल्यवान बात कही थी जो मुझे याद है कि आप है जोड़ राग लेकिन जोड़ दिखेगा नहीं। तो ऐसा रागों में, रागों के स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया है, जो 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 नई चीजें उन्होंने बनाई हैं, पारंपरिक चीजों को आपस में जोड़ के घटा के, उसमें से कुछ आपको अगर तत्काल याद आता हो तो बताइए हम लोगों को।
नहीं, देखिए जोड़ राग ये संकल्पना के बारे में उनका ये विचार था कि जोड़ राग पूर्णतः एक दिखने चाहिए। हाँ हाँ, वो एक नई यहाँ भी पर्सनैलिटी उनका जो पूर्णतः एक नई पर्सनैलिटी के रूप में सामने आनी चाहिए, और वैसा उनके जोड़ रागों में है, वैसा उनके जोड़ रागों में है। आप उसको अभ्यास पूर्वक जब अलग अलग करके देखने का प्रयत्न करते हैं ना, तो कठिन पड़ता है कि कैसे उसको समझा जाए। श्री कल्याण या केदारनंद इस तरह के रागों में एकदम सामने समझ में आता है, लेकिन सावनी बिहाग जैसा जो राग है, जो उन्होंने सावनी बिहाग बनाया राग, उसके अंदर उसको समझना कठिन है। बिल्कुल, मतलब विहाग तो दिखेगा, सोनी भटियार एकदम समझ में आता है, क्योंकि वो चित्र धन बसंती जैसे आप, लेकिन ऐसे भी कुछ राग धनश्री दिख जाता है। ऐसे भी कुछ राग हैं बसंता सोनी जैसा, कि जिसके अंदर वो जो बारीकी है उसको समझना कठिन पड़ता है, और वो कठिन है ही। और वो कठिन इसलिए भी है क्योंकि उन रागों को उन्होंने जहां पे ब्लेंड किया है, मिलाया है, वो बिठान मिलना बहुत मुश्किल पड़ती है। बिठान उसके एक तरह से मैं एक और शब्द यदि इसको दूं तो उसको डिकोड करना बड़ा कठिन है, और उतना जितना कठिन है उतना मजेदार भी है। जितना कठिन है उतना मजेदार भी है। सबसे कठिन वाला कौन सा? मैं ये ऐसा नहीं कह सकता, हर एक कठिनाई अपनी है। हाँ, और जितना मुश्किल है उतना ही आनंदकर है, जितना मुश्किल है उतना खूबसूरत भी है। आप श्री कल्याण यदि सीखे हैं या केदारानंद सीखे हैं तो उसको सीख के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन बरतने बैठो तो फिर उसकी कठिनाई शुरू हो जाती है। क्योंकि वो पूरी केदारानंद या श्री कल्याण सोनी भटियार की पूरी पर्सनैलिटी को जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। उसमें आप केवल सोनी गाते नहीं होते या केवल भटियार नहीं गाते होते, नहीं, उसका संतुलन बनाए रखना कठिन। आप सोनी भटियार गाते होते, तो वो जो एक उसका जोड़ है, उसको पूरी तरह समझ के आपको उसको खोलना भी और आपको उसको जोड़ना भी है जोड़ राग में। ये बात है, क्योंकि वो सोनी भटियार वाला करके दिखा दी थोड़ा। अरे या जिसका मूड आपका बना हो, जैसे विहाग वाले का अगर मन हो तो विहाग के साथ जो जोड़ राग है थोड़ा सा। क्या होता है कि जब धागे से धागा बनना शुरू होता है तो कैसे उसको समझना कठिन है। बात है जोड़ राग की जो मेरे को अनुभव होती है कि धागे से धागा कैसा बढ़ता गया, धागे से धागा कैसे बढ़ता गया, वो वैसी संकल्पना लगती है। और चूंकि उन्होंने इतनी सफाई से वो सब रखे हैं, एक और मैं आपको बताऊं तो एक शुद्ध श्याम की उनकी संकल्पना है, शुद्ध कल्याण और श्याम कल्याण। मोए बुला के पूछो ना रे, मोए बुला मोए बुला मोए बुला के पूछो ना रे, अजब रीत तेरो है गारे, मोए बुला मोए बुला के पूछो ना रे, अजब रीत तेरो है गारे, मोए बुला समुझना परे उलझायो रे, समुझना परे उलझायो रे, का कसूर मेरो है गारे, मोए बुला साधरे रे मामा पगम रे गरे साधरे। शुद्ध कल्याण और श्याम कल्याण दोनों बराबर
उन्होंने जो रखे हैं उसको समझ के करना ये आसान मामला नहीं, ये कठिन है। तो जोड़ रागों के तराने भी बनाए होंगे ना गुरुजी ने, जोड़ कुमार जी रागों ने? की उनकी एक एक बंदिशें हैं और तराने उन्होंने अलग विभिन्न रागों में बनाए। इस बंदिश के पीछे वाह। की एक जो भूमिका है वो भी अब आज बात निकल ही गई है तो बता दें। कहीं किसी जगह पर बुलाए जाने के बावजूद उचित सम्मान न मिलने के कारण इस बंदिश का जन्म हुआ। ओहो। कहीं किसी जगह पर आमंत्रित किए गए लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण इस बंदिश का जन्म हुआ। मोहे बुला के पूछो वाह। ना, आपने बुला लिया वो पूछ नहीं बुला रहे। के पूछते नहीं हो। मोहे बुला के पूछो ना, अजब री तो तेरे होएगा रे, समुझ ना परे मोहे उलझायो रे। मैं उलझ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है का कसूर मेरो है रे, ऐसी क्या गलती हो गई भाई? आपने बुलाया इतना प्यार से लेकिन यहाँ बुलाने के बाद में आप पूछ ही नहीं रहे। इस तरह की घटनाओं के ऊपर जो बंदिशें बनी हैं वो भी समझने वाली है कि कैसे वो हमेशा एक बात बोलते थे कि बंदिशें बनाई नहीं जाती, बन जाती। कवि थे कुमार जी। बंदिशें बनाई नहीं जाती, बन जाती। यहाँ तक कि योमेश जी, हमने बचपन में निश्चित रूप से उनको खूब सताया होगा या उनका बहुत ध्यान भंग किया होगा। हाँ। इस वजह से हमारे ऊपर भी उन्होंने बंदिश बना दी। अब ये मत कहना कि वो गा के सुनाए, क्योंकि अपनी बात में ना करूं तो अच्छा है। किस राग में है? सिंधुरा में बनाई उन्होंने, छाया सिंधुरा उसका नाम है। पर उनके लिए बंदिश बनाने का कोई एक बड़ी घटना हो जाए तभी कोई बंदिश बन जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, जाहिर है। हाँ। वो एक चिड़िया उड़ गई क्या और कहीं अच्छे फूल नजर आ गए क्या, किसी चीज के ऊपर कभी भी बंदिश बन सकती है। वैसी उनकी बंदिशें हैं, वैसी कितने उनकी। रसिक थे और जीवन के लिए इतना अनुराग था उनके भीतर। भाई साहब, अभी मैं अशोक वाजपेयी जी को सुन रहा था जी और विजय देवनारायण शाही जो हिंदी के बहुत मशहूर कवि आलोचक हैं, जी उन पर एक आयोजन था, तो उसमें अशोक जी ने ऐसे ही एक बात उनको याद आ गई 70s की। शाही जी का काव्य पाठ था भोपाल में, मध्य प्रदेश कला परिषद का आयोजन था और हुसैन साहब की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन थी। शाही जी का काव्य पाठ था और काव्य पाठ के ठीक बाद कुमार जी का गाना था। लेकिन काव्य पाठ सुनने कुमार जी आ गए, आके बैठ गए और शाही जी की आवाज बहुत अच्छी थी, वो मेघ मंत्र आवाज में बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कविताओं का पाठ वो कर रहे थे और पाठ के ठीक बाद कुमार जी को गाना था। लेकिन कुमार जी भाव विभोर होकर काव्य पाठ सुनते चले जा रहे थे। तो अशोक जी ने बताया है अपने भाषण में, तो उनको चिंता होने लगी कि फिर तुरंत ये गाना कैसे शुरू होगा। बहरहाल वो अंत तक काव्य पाठ उन्होंने सुना। तो मतलब कि ये जो दुनियादारी वाली व्यावहारिकता होती है कि अब आधे घंटे बाद हमको गाना है, इसलिए इस चीज को अभी छोड़ दिया जाए, चलें कुछ तैयारी कर लें। वाकई हम एक ऋषि को संबोधित हैं, एक तपस्वी को, जो दुनियादारी के कायदों का उल्लंघन करते हुए जिसने अपने को ही खोजा है अपने संसार में, अपने समाज में। तो ये तो है ही कुमार जी के साथ। मुझे तो, मैं जब भी आपको देखता हूँ, मैं आपसे फोन पर भी कह रहा था, आपसे बातचीत करते हुए, आपके विवाह के प्रसंग से जो एक गद्य अशोक वाजपेयी ने लिखा है वो याद आता है। कुमार जी की ही बंदिश से, मंगल दिन आज बना घर आयो, तो उसका अंत ऐसे है कि बना नहीं बनी घर आई है। तो कुमार जी के देहावसान के वर्षों बाद आपका विवाह जब हुआ 2009 में, तो फिर अंतिम वाक्य जो है बहुत ही सुंदर है कि बनी घर आई है,
लेकिन उस सातवें आसमान से शायद कुमार जी को साफ दिखाई नहीं देता होगा। अब मध्य प्रदेश में जो राहुल बारपुते, प्रभाष जोशी आदि आदि मूर्धन्यों का एक कुमार मंडल था, उसके एकमात्र जीवित सदस्य अशोक जी हैं। तो कुमार जी के साथ के लोग भी हमारे बीच कम हैं। ऐसे समय में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनको उनकी अधिकतम संभव बहुआयामिता में पहचानना, कुमार जी को। और जाहिर है कि ऐसी बातचीत से शुरुआत की जा सकती है या बीच में कहीं ऐसी कोई बातचीत हो जा सकती है, लेकिन बहुत बड़े उद्यम की जरूरत है। बहुत बड़े, मुझे ये बातचीत करते हुए महसूस हो रहा है कि दरअसल किसी पूरे एक मिशन की जरूरत है इस काम को। इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें उनके बारे में लिखी हैं, जाहिर है सब बहुत श्रेष्ठ, वो सबसे ज्यादा समझे गए संगीतकारों में से एक हैं, सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण, सबसे ज्यादा ध्यान के और शब्दों के, मतलब लिखित शब्दों के भी केंद्र में कुमार जी ही रहे हैं आजाद भारत में, या जो लोग सबसे ज्यादा रहे हैं उनमें से एक होंगे वो, अधिक से अधिक। तो एक और जो हमने आपका बचपन, हाँ बोलिए। एक बात बस पूछ लूं, मतलब ये एजेंडे से बाहर है, लेकिन मेरा प्रश्न तो मेरा प्रश्न है, आपका बचपन कैसे बीतता था? कैसे रियाज होता था शिष्यों के साथ कुमार जी का या वसुंधरा ताई का, पिताजी, बुआ कलापिनी मैम? बचपन में जब भी मेरी आंख खुली है तो मुझे आसपास गाने के अलावा कुछ सुनाई मेरे कानों पे पड़ा नहीं। यदि मैं स्कूल से भी लौटा हूँ या कहीं से कुछ खेल के लौटा हूँ या कुछ कहीं से भी यदि आया हूँ, घर के अंदर गाने का वातावरण हमेशा कान पे पड़ता है। बाबा सुबह के समय किसी को सिखाते हुए कान पे पड़े हैं। हाँ, फिर तो कोई कुछ जी क्या कह रहे हैं? कुछ बंदिशें होती होंगी जो बार बार या तो शिष्यों को सिखाई जाती होंगी या जब आप बैठते होंगे तो आपको सिखाई जाती होंगी, कभी तनिक कड़ाई के साथ भी सिखाई जाती होंगी। कुछ शब्द गलत वलत बोलते थे कि नहीं बचपन में आप लोग? आप सबसे छोटे तो आप ही हैं। देखिए, मैं जैसे आपको कह रहा हूं ना, वो वातावरण जो था उस समय का, मैं कहीं से भी लौटूं तो मुझे सबसे पहले घर में वही वातावरण मिलता था। और एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं उमेश जी, कि उनके सामने बैठ के मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, मेरा सौभाग्य ही नहीं था वो। ये मैं बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। लेकिन उनकी उपस्थिति के समय ही सुन के मुझे उनकी लगभग सभी बंदिशें याद थी, लगभग सभी भजन याद थे, क्योंकि वो कान पे पड़ता था, याद थे। और उस समय अपनी जो एक गलत सलत आवाज में और पता नहीं क्या गाने की भी कोशिश होती थी, उनको उस चीज का कौतुक भी होता था। अरे इसको याद है ताल मतलब लगन गंधार के उनकी बाजेले मोरा झांझरुआ, उनको खूब कौतुक होता था कि इसको पूरी याद है। तो वो ठीक है, लेकिन सामने बैठ के जैसे सीखना और तालीम वाला जो हिसाब है, मेरा कभी भी उनके रहते नहीं हुआ। वो ताई के साथ और बाद में मधु मुदगल जी के ही साथ हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात ये जरूर है कि मुझे तबले के प्रति बहुत गहरा आकर्षण था शुरू से, आज भी है। तबला ये विषय मेरे लिए बहुत ही आकर्षण का और एक अलग पैशन था उसके लिए। तो बचपन से रिकॉर्डिंग्स में वसंत आचरेकर जी का तबला कान पर पड़ता रहा और वो एक ठेके की एक अद्भुत जो बात थी वो कान पर पड़ती रही। तो ऐसे करके कुछ हाथ चलता था। और कुछ ऐसी बीच में घटनाएं हुई कि कुछ विशिष्ट ठेके सुन के और उसके प्रति बहुत आकर्षण बढ़ा, तो मुझे बजाता हुआ देख के उन्होंने मुझे एक बार ताल झुमरा सिखाया था कि झुमरे की एक झुमरा ताल है,
उसकी 1.5 मात्रा की ताली उन्होंने मुझे सामने बैठ के सिखाई थी। मैं कहने को केवल ये कह सकता हूँ कि तालीम के रूप में मैंने केवल उनके सामने बैठ के झूमरा सीखा। वाह। और उस मेरे बाल मन पर उन्होंने बताई हुई झूमरे की ताली की जो एक थाप है, उसकी जो एक छाप पड़ी है मेरे ऊपर, उसके कारण कभी भी मुझे झूमरा गाने में असहजता कभी नहीं हुई। क्योंकि बाद में जब समझने के बाद में ताई के पास में बंदिशें सीखते समय जब झूमरा ये वापस समझना शुरू किया, तब उस चीज की याद आई मुझे जो उन्होंने बताया था। वो मेरे बाल मन पे इतना गहरी छाप छोड़ के गया था कि मुझे उसके बाद झूमरा गाने में कभी भी आज तक उस ताल को समझने में मुझे दिक्कत नहीं है। ये बात है। लेकिन वो जब थे तब मेरा ऐसा सामने बैठ के सीखना कभी नहीं हुआ। मेरी वो उम्र भी नहीं थी, एक जगह बैठने की उम्र नहीं थी, सीखने की कहाँ होगी, है ना। तो इसलिए वो सब नहीं हुआ। लेकिन उस समय चीजें याद थी और उनको खूब उस बात का कौतुक भी था। सुबह वो मैंने वाला जैसा बता दीजिए प्रसंग। सुबह भोला कौन सा? मन जाने, भोला मन जाने अमर मेरी काया। नहीं, आप पूछ सबको रहे थे बता मुझे दीजिए, कि सबको कुछ, सुख होगा। हाँ। आप पूछ रहे थे कि कुछ शब्दों का सही गलत, तो वो अमर मेरी काया में बहुत समय तक अमेरिका ही सुनता था। अमर मेरी काया को अमेरिका सुनता भुवनेश था। भाई अमेरिका सुनते थे। छोटा था ना मैं, तो मुझे वो अमेरिका ही लगता था। भोला मन जाने अमेरिका, भोला मन जाने अमेरिका। मैं छोटा, मेरे को बहुत बाद में समझ में आया भोला मन जाने अमर मेरी काया। फिर उसका बूढ़ा अर्थ और फिर वो याद होना और सब वो एक अलग है। पर चूंकि छोटा था तो मुझे वो अमेरिका नहीं समझ आता था, तो छोटा था तब। लेकिन उस समय में सबसे पहले यदि सुबह होते ही मेरे कानों पे किसी का स्वर पड़ता था तो वो ताई का पड़ता था, आदरणीय वसुंधरा ताई। अच्छा। क्योंकि उनका वो सुबह का समय अपनी साधना का समय होता था और वो अद्भुत आवाज सुबह सुबह मेरे कानों पे पड़ती थी। मैं उसको विशिष्ट रूप से अद्भुत आवाज इसलिए कहूँगा, सबकी आवाज बहुत सुंदर, अलग अलग तरह से सुंदरता होती है आवाज में, लेकिन उस आवाज की ताकत मैं क्यों उसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर गाने बैठती थी। ग्राउंड फ्लोर पर कहीं वो गाने बैठती थी, तो उनके नीचे के सा को ऊपर सुना जा सकता था सेकंड फ्लोर पे। खरच का सा, सा जो सामान्य सा है, सा, ये वो सुबह के समय जब साधना करने बैठती थी तो वो फर्स्ट फ्लोर पे साफ, बिना किसी माइक्रोफोन की। वाह। की आवाज की अद्वितीय ताकत, उससे मेरी सुबह की शुरुआत होती थी। तो ये एक जो समय उनके छत्र छाया में मेरा बीता है, और उनके छत्र छाया में ही उन्होंने जिस तरह से आवाज के ऊपर काम करना, कैसे सब कंठ साधना कैसे करना, ये सारी चीजें सिखाई है, वो आज मेरा धन है, ये मैं कहूँ। आप कुछ और पूछ रहे थे पर मैं यही बचपन में एक सवाल मेरे मन में था कि ठीक है कि झूमरा की ताली से ही बाबा से दुलार मिला, औपचारिक शिक्षा जो जिसे कहा जाता है, जो जैसे वसुंधरा ताई को या मधुप जी को मिली बाबा से, वैसे आपको नहीं मिली। लेकिन उन्हें डिजिटाइज और करते हुए कैसे अनुभव हुए? सब तो पूरा वांगमय उनका सुना होगा आपने। उनको डिजिटाइज करने के माध्यम से जितना मैंने सुना, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मेरे को वो पूरा सुनने को मिला उस कारण से। और उस समय ताई की उपस्थिति होने के कारण महफिल उन्होंने कैसे तय की है, कैसे उसके ऊपर काम किया है, ये राग कैसे गाया है, यही राग दूसरी जगह कैसे गाया है, इस तरह से पूरा एनालिटिकली मैं उसको सुनता गया हूँ। और उन्होंने मुझे समझाती भी गई है वो। कुछ चीज़ों का संवाद कलापिनी ताई के साथ हुआ कि भाई ये बंदिश यहाँ कैसी रखी है, वहाँ कैसे रखी है, ये कार्यक्रम की संकल्पना कैसी है। तो ये सब करते करते सौभाग्य से मुझे उस आर्काइव का काम करते वक्त एक एक चीज मैंने बहुत ध्यान से सुनी है। वाह। यहाँ तक कि कुछ महफिलों की कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी थी
जिनके कारण मैं बहुत परेशान भी हुआ हूँ। वो परेशान इस सेंस में हुआ हूँ योमेश जी कि वो गाना असंभव है ऐसा लगता है। ओहो। वो गाना असंभव है, मतलब उस एक राग में ही और उस एक महफिल के राग में ही मैंने 15-15 दिन बिताए। सुबह शाम बस वही, सुबह शाम बस वही, क्योंकि उसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ता था। मैं उस चीज को ऐसा सोचता था कि रिकॉर्डिंग के माध्यम से मुझ पर इतना इम्पैक्ट पड़ा है, जो सामने बैठते होंगे उनका क्या होता होगा। क्या बात। जो सामने बैठते होंगे उनका क्या होता होगा। और इस तरह की कुछ महफिलें, मतलब कई आलेख पढ़ता हूँ विद्वानों के, तो उसके अंदर इस तरह की घटनाएं देखने पढ़ने को मिलती हैं कि कुमार जी की महफिल सुन के आए हम दोनों, कहीं किसी ने लिखा हुआ है कि हम दोनों मित्र गए थे कुमार जी की महफिल सुनने और वहां से लौटे और बस रात भर सामने के पलंग पे वो बैठे थे और इस पलंग पे मैं बैठा था और बस हम दोनों में कुछ बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद हम कह रहे थे कि वाह क्या बात। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि इन लोगों की क्या वो अवस्था रही होगी, क्योंकि इन लोगों ने साक्षात उस कार्यक्रम को सुना है। जब मैं आर्काइव का काम करते हुए इस तरह के मेरे विचार हो सकते हैं कि वो 15-15 दिन तक वही भोपाली 15 दिन चल रहा है, लगन गंधार 15 दिन चल रहा है, अरे बाप रे क्या गाए। और चूंकि घर में 2 बड़े और लोग थे, कुछ भी लगता था तो मैं इनके साथ में जाके शेयर होती थी बात, वो फिर उस बात के ऊपर विश्लेषण होता था, फिर उस बात के ऊपर चर्चा होती थी, तो उसको और समझने को बहुत गहराई से मिलता था। तो इसलिए ये आर्काइविंग का काम जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि एक लेसन है मेरे लिए, बहुत बड़ा एक वर्कशॉप हो गई पूरी की पूरी, जीवन व्यापी कार्यशाला। बहुत बड़ा। उसके माध्यम से मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत समझने को मिला कि इनका क्या सोचना है, कैसे इन्होंने काम किया है। और उस वजह से तो आज गाना सुनते वक्त वो एक चीज अपने आप शुरू हो जाती है। वो सुनने की जो एक पद्धति बन गई मेरी, वो चीज अपने आप शुरू हो जाती, फिर अब ऐसा हो जाता है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं वही कह रहा था कि उस टेक्नोलॉजी को भी सलाम है जिसने कुमार जी को हमारे हिस्से को के कुमार जी को हमारे लिए बचा के रखा, रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी ने। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आज बात कर ही रहे थे कि 47-48 के पहले जो कुमार जी के जीवन का पहला बीमारी के पहले का अध्याय है, उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं है आपके पास या किसी के भी पास नहीं है दरअसल। हाँ, उसकी उस समय रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और एक रिकॉर्डिंग करने का एक जो चलन था वो न होने के कारण मेरे ख्याल से ऐसा हुआ। और इस बात की कमी भी मुझे महसूस होती है कि उस समय का गाना क्या रहा होगा। बड़ा कुतूहल होता है जानने का कि ताई के मुंह से सुना, इलाहाबाद के श्री शांताराम कशालकर जी के मुंह से सुना कि अद्भुत गाते थे, लेकिन वो क्या रहता होगा उस समय का। मतलब उनकी उम्र के 14 वर्ष का 78 आरपीएम के कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है ग्रामोफोन लिमिटेड के, उसमें मौजूद है, लेकिन उसके बाद का जो कालखंड है वो रिकॉर्डिंग सुनने में नहीं आए, वो सुनने में नहीं आते। वो अपनी रिकॉर्डिंग की उस समय की टेक्निक न होने के कारण मेरे ख्याल से हुआ होगा। पर जो भी है, आज जो उपलब्ध है उसने हमें समृद्ध बनाया है, उसने हमें समृद्ध बनाया। उसके ऊपर अभ्यास करने के लिए बहुत है, बहुत है। एक ये 47 के पहले वाली बंदिशें जो गाते थे कुमार जी, जो पारंपरिक बंदिशें थी, बाद में उनमें से कौन कौन सी बंदिशें वो गाते आए, क्या सब उन्होंने छोड़ दी? मैंने आपको अभी जो 2-3 बंदिशें बताई, हाँ, ये देखिए, ये एग्जैक्टली बताना कि 47 के पहले कौन सी गाते थे और 47 के बाद में कौन सी गाते थे, ये बात कहना ठीक नहीं है। परंपरागत बंदिशें जैसे उनको मिली, जैसे उन्होंने उसके ऊपर काम किया, मनन किया, काम किया, वो शुरू से गाते हैं, अंतिम समय तक गाते रहे।
कुछ बंदिशें ऐसी हैं कि जो अपने अंतिम समय पे उन्होंने अंतिम समय तक वो नहीं गाए, उसका उनका जैसे अपना वो कुछ कल्याण कारण, वाले बंदिश थे। हाँ, उसका अपना कुछ उसका कारण हाँ, होगा, कुछ नया बिल्कुल बिल्कुल। राग का दर्शन उनको नजर आया होगा, इसके कारण उन्होंने उस बंदिश को वहीं पे विराम देते हुए दूसरी बंदिश ले ली। इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदिश को उन्होंने छोड़ दिया, ना ना, ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं। हम्म, तो पहले की कौन सी बंदिश और बाद की, ये बात हम्म, ठीक नहीं। हम्म, सभी बंदिशें उनके लिए, और सिखाते समय हर एक को उन्होंने सबसे पहले परंपरागत बंदिशें ही सिखाई हैं। तो जाहिर है, जाहिर है। ऐसा इन सब बड़े हम्म, बड़े लोगों के माध्यम से हम्म, मुझे ये सब जानकारी मिली है हम्म, कि सबसे हम्म, पहले इन लोगों को परंपरागत बंदिशें ही सिखाई, फिर ये बाद नहीं में वो सबसे पहले स्वरचित नई चीजें। बंदिश। हाँ, हम्म, वो तो लगभग बाद में, और ये बात सीधे सबसे पहले सीधे परंपरागत। हमारे वाले विमर्श से जुड़ती है हम्म कि उनके सरोकारों के केंद्र में परंपरा भी वैसे ही है हम्म जैसे कि भक्ति काल का साहित्य है, जैसे कि मालवा का लोक संगीत है, जैसे कि दूसरी इसलिए चीजें हैं सारी। हम्म, इसलिए यहाँ पे ये बात को भी मैं कह दूं कि जो उनको परंपरा का विद्रोही माना जाता है या बोला जाता है उनके बारे में कि वो परंपरा के हम्म, विद्रोही थे, ये एक वाक्य भी बहुत प्रचलन में है हाँ, कि उन्होंने बहुत परंपरा चला। को माना ही नहीं। वो तो अपने हम्म, ढंग से गाते थे, हम्म, वो तो अपने ढंग से राग गाते थे। हम्म, परंपरा को सबसे ज्यादा गहराई से ही उन्होंने समझा था, बिल्कुल बिल्कुल। परंपरा को वो सबसे धीरे ज्यादा धीरे गहराई से धीरे। उन्होंने समझा। हाँ। हम्म, उसको पूरा पचाने के बाद में उन्होंने अपना नव विचार उसके अंदर रखा है। परंपरा का निचोड़ था उनका गाना। हम्म, परंपरा की जो अधिक सुंदरताएं हैं वो उनके गाने में उन्होंने रखी है। हम्म, उनके पास उनके खजाने में हर घराने की बंदिश थी। बिल्कुल। हाँ, और हर घराने के प्रति वो- उन बहुत गहरा सम्मान था उनका, इसमें मुझे हम्म, बिल्कुल भी शंका नहीं कोई है। नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनको केवल विद्रोही माना जाना, ये बात बराबर हम्म, नहीं। हम्म, उनको, विद्रोह वाला हाँ, पहलू जो है उनके व्यक्तित्व का एक बहुत जरूरी आयाम है, और वैसे ही जरूरी आयाम और भी हैं। और जो और जो ये मानते हैं कि परंपरा का उन्होंने विद्रोह किया, वो परंपरा को पहले समझना आवश्यक है कि अपन परंपरा किसको कहते बिल्कुल, कि परंपरा क्या है और विद्रोह क्या है। हैं और घराना क्या है, इस बात को समझा जाना हम्म, जरूरी। हम्म, उसके बाद उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि परंपरा का उन्होंने कैसे निचोड़ करके और घरानों का कैसे निचोड़ करके उन्होंने अपनी बात को कहा है। हम्म, ऐसा है। हम्म। भैया, एक बात जो मन में बार बार आ रही है जी। कि आप भी मतलब इस जो जिस भीषणता का सामना हम लोग इन दिनों कर रहे हैं, हम्म इस दरमियान आपने भी लाइक किए हैं, मैंने भी गौर किया है। हम्म तो हम लोग एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर एक्टिव हैं कि हमें फेसबुक पर आने वाले कमेंट्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम्म मेरे ख्याल से आपको भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। नहीं नहीं। हाँ, तो हम अपने दोस्तों से क्षमा चाहते हैं, और हम्म भुवनेश भाई से भी ये निवेदन करते हैं कि वहां पे समकालीन जनमत के फेसबुक पेज पर भी हम्म आपको बहुत सारे सवाल, बहुत सारी सराहनाएं और हम्म तरह तरह के हिम्मत मिलेंगे, तो उनको हम संबोधित करेंगे अपने ढंग से, उनको हम्म, जवाब देंगे। ठीक है ना? ठीक। हम लोग काफी देर से बातचीत कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, मैं आपको एक पूछने वाला था और कितनी देर बातचीत करनी है, क्योंकि ये विषय आप, ऐसा और है कि इसके ऊपर कितनी देर बातचीत करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो कुछ सीमा हम्म, उसकी अपन लोगों ने तय की हो तो उसका भी ध्यान दिया जाए। हाँ, मेरे ख्याल से कोई एक चीज, अब मैं फिर वही गुजारिश आपसे करूंगा कि हम्म कुमार जी की ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सब तक पहुंच जाती हो, कोई भजन हो उनका, मतलब समापन करने की गरज से। वैसे भी महफिल का समापन प्रायः भजन से होता है, और फिर कबीर का ही हो तो क्या बात ये बात। है। पाप लगता है बिना।
युगन युगनु हम योगी वाह योगी योगी युगन युगनु हम योगी युगन युगनु हम आवे ना जा मिटना कबहू आवे ना जा मिटना कबहू कबहू सबद अनाहद भोगे अवधूता युगन युगन हम योगी योगी युगन युगन हम योगी अवधूता युगन युगन हम सभी ठोर जमात हमारी जमात हमारी सब ही ठोर पर मेला 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 हम सब सब है हम हम है बहुरिया केला अवधूता युगन युगन हम वाह योगी योगी युगन युगन हम ही सिद्ध समाधि हम ही हम मौनी हम बोले 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 रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम तो खेले अवधूता युगन युगन हम कहे कबीराजो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो नाही न कोई इच्छा 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 अपनी मढ़ी में अपनी मढ़ी में आप में डोलू खेलूं सहज स्वेच्छा अवधूता युगन युगन हम योगी योगी युगन युगन हम युगन युगन हम योगी योगी वाह धन्यवाद।
और सब हम माँ, हम सब माँ, हम ही बहुरी अकेला। हम रही बहुरिया हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं भाई साहब। जी। आप यहाँ आए, इतनी गहन, वाकई इतनी ठोस बातचीत की हमसे, जिसको अभी और पुष्पित पल्लवित होते जाना है आने वाले वर्षों में। जी। और सब हम माँ हम सब माँ के तर्क से हम लोग कुमार जी के भी शुक्रगुजार हैं। वो कुमार जी जो आपकी आत्मा में, आपकी गायकी में और आपके पैशन में बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत और धन्यवाद इसको आपका। कतई औपचारिक मत मान। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आग्रह पूर्वक अपनी बात कहने के लिए बुलाया। बस मेरा प्रयत्न यही है कि अपनी मढ़ी में आग में डोलूं, खेलूं सहज स्वेच्छा, बस उसी का प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भाई साहब। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों।